हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं और आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। तो कौन सी चीज यहाँ पर बाधक बनती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्रेल किताबें। तो ब्रेल किताबें जो होती हैं दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के लिए होती हैं। इसमें 6 डॉट से मिलकर जो है शब्द अक्सर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ये बाधक नहीं होते हैं। स्पर्शनीय चित्र, ऐसे मानचित्र जिनको बच्चे छू कर महसूस करके पढ़ते हैं, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है लिपिक की मदद लेना। तो लिपिक की मदद का प्रावधान उनको दिया गया है। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो उनके लिए लिपिक उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है लिखित परीक्षाएं। ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं वो लिखित परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं, वो लिख नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर इनकी समावेशन में बाधा का काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्न में से कौन सा गुण प्राय स्वालीनता ग्राहित विद्यार्थियों में देखा जाता है जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ऑटिज्म की हो रही है, जिनमें स्वालीनता विकार होता है। तो ऐसे बच्चे कैसे व्यवहार को दिखाते हैं। ए में दिया है पुनरावृत्ति व्यवहार करते हैं, संज्ञानात्मक नम्यता होती है, उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल होता है, या डी में दिया है दिनचर्या में बार बार बदलाव की चाहत होती है। तो ऐसे बच्चों को बदलाव की चाहत नहीं होती। ये बच्चे जो हैं पुनरावृत्ति वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं। ये स्लो लर्नर बच्चे होते हैं और इनमें बोलने के अभी अभाव पाया जाता है। ये बहुत कम बातें करते हैं और अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, एक ही गेम बार बार खेलते रहते हैं। ये किसी से इतना घुलते मिलते भी नहीं है। अपने मम्मी पापा से भी अगर इनको कोई बात करनी होती है तो ये उनको इशारा करते हैं या उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं उनको जो चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं रिपीटेड व्यवहार को दिखाते हैं। ये बहुत कम बोलते हैं, इनमें कौशल भी अच्छा नहीं होता। बाकी के ऑप्शन जो हैं आप यहाँ पर कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली है। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। एक बच्ची है जो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है और उसने अपनी उम्र की जो उसकी पहुंच जहां तक हो सकती थी वहां तक की उसने किताबें पढ़ डाली हैं। तो बच्ची में किस तरह की यहाँ पर विशेषता दिख रही है। स्वालीनता इसको नहीं कहेंगे, पठन वैकल्य भी उसमें नहीं है, ना ही मानसिक विकलांगता है। इस तरह के बच्चे कैसे होते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बच्चे सबसे बेहतर द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं ये बताना है। खोजी अधिगम के द्वारा। तो अधिगम कराने का या करने का बहुत अच्छा और बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है पुनरावृत्ति और अभ्यास। पुनरावृत्ति और अभ्यास जो है ये निगेटिव कीवर्ड हैं, निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर आपको पेडागोजी करनी नहीं आती है या समझ नहीं आती है तो बेसिक से आप एकदम समझ सकते हैं। मैंने 2 क्लासेस कराई हैं टैग वर्ड पर आधारित। अगर आपने वो दोनों क्लासेस कर ली हैं तो आप पेडागोजी को इजीली समझ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आते हैं तब भी आप आंसर कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है निष्क्रिय नकल। तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। टी में दिया है कंठस्थ करना। तो ये भी निगेटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कथन दिया है, विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए, अर्थात पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। ये निगेटिव टैग वर्ड है। मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने मेरी टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा और आप राइट आंसर पर आ जाएंगे। तो ये जो है निगेटिव है, इसलिए इसको आप कट कर देंगे। इसका तर्क दिया है, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक। तो ये दोनों जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दोनों कथन जो है ये गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों गलत हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। बात किसकी हो रही है, टीचर की हो रही है। और वो किस तरह का लर्निंग प्लान अपनी क्लास में रखे, यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, अर्थात ऐसी चीज़ें जो बच्चे बहुत कम देखें, जो उनके सामने ना हो। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चे नहीं सीख सकते हैं। बच्चे जो है प्रत्यक्ष उदाहरणों से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं।
ये रॉन्ग हो जाएगा, ये निगेटिव कीवर्ड है। बी में दिया है जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी में दिया है जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अनदेशीय हो, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो, बच्चे ने जो पहले पढ़ा है केवल उसी को बार बार अभ्यास कराया जाए और उसका ही उत्पादन किया जाए, पुनरुत्पादन किया जाए, तो ये भी निगेटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सुटेबल और पॉजिटिव जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों की रुचि के अनुरूप जो है क्रियाकलाप बनाए जाएं जिससे बच्चे अधिक सक्रिय होकर सीखें। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों के लिए ऐसे क्रियाकलाप बनाने चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं रुचि लेकर सक्रिय होकर सीखें। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बच्चे जो हैं अधिक से अधिक जो हैं अधिगम प्रक्रिया में शामिल रहें, उसमें संलग्न रहें, कंटिन्यूटी से वो सीखते रहें। तो ऐसा क्या कार्य टीचर को करना चाहिए। ए में दिया है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे जो है स्वतंत्र होकर अपने आप खुद से जो सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ये निगेटिव है, इसलिए इसको रॉन्ग करेंगे। बी में दिया है विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये यहाँ पर राइट आंसर है, ये करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप ऐसा उदाहरण उनको दे सकते हैं जो बच्चे रियल लाइफ में देखते हैं और बच्चे जो है उसको मानते हैं कि ये सत्यता को सिद्ध करता है, तो बच्चे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा सीख लेते हैं। ऐसे कार्यों को कक्षा में कराना चाहिए जो ज़्यादा रिलेवेंट हो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है। तो कौन सी युक्ति है ये, इसको क्या बोलते हैं। ए में दिया है स्मृति सहायक तकनीक बोला जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है प्रकार्यात्मक स्थिरता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है अनुक्रिया समुच्चय, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है अनुमानी सोच, ये यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या दी गई है, उसके समाधान के लिए उससे पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है कि इसका समाधान करिए, तो बच्चा जो है या व्यक्ति जो है क्या करेगा, उसके लिए अनुमान लगाएगा, अपना सोच विचार करेगा। इसको क्या बोला जाएगा, एक सामान्य युक्ति बोला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है इसी के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, इसको अनुमानी सोच बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं। तो ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं की बात हो रही है। ए में दिया है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, तो सिरे से अनदेखी करना ये रॉन्ग टैग वर्ड में आ जाएगा, तो ये निगेटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। उनके सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाती है, बच्चों ने जो ग्रहण किया और उसके आधार पर जो अवधारणा उन्होंने व्यक्त की बनाई है, ये यहाँ पर उनके सहज ज्ञान को दर्शा रही है कि बच्चे ने कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अधिगम, तो अधिगम क्या है ये बताना है, चलिए देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई समस्या चल रही है या आप खुद से बीमार हैं या सामने किसी में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपके माता पिता आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उनमें झगड़ा हो गया है या कोई और दुखद घटना आपके जीवन में घटित हो गई है, तो उससे जो है आपकी रुचि पर प्रभाव पड़ता है। आपकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं आएगी, आपका अधिगम करने का मन नहीं करेगा। बी में दिया है संवेगों से प्रभावित नहीं होता, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है। और डी में दिया है सामाजिक संदर्भ से कभी प्रभावित नहीं होता। नीचे वाले जो तीनों पॉइंट हैं बी सी डी, ये तीनों यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सांप्रदायिक समझ पाने के लिए अधिगम कराने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर टीचर को जो है बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है। बी में दिया है अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण कब हो सकता है। मीनिंगफुल अधिगम कब होता है, जब वह कैसा हो, महारत उन्मुखी होना चाहिए, वह अपने काम में मास्टर होने चाहिए, अर्थात जो है महारत उन्मुखी हो, उनको अपने काम में दक्षता प्राप्त हो। यहाँ पर कथन और तर्क जो है दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा बन जाता है। तो कौन सा कारक बाधा बनता है। ए में दिया है वातावरण से स्वाभाविक सहज प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा बन जाती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है।
यहाँ पर हमें बाधा देखना है और निगेटिव टैग वर्ड देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्व अभिप्रेरित अभ्यास बच्चे कर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। सी में दिया है जानने और खोज करने की चाह उनके अंदर है, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमें बाधा देखना है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बाधा बन जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें निगेटिव देखना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्मृतिकरण, तो ये स्मृतिकरण का उदाहरण भी नहीं है, ना ही ये समायोजन कहलाता है और ना ही ये विलंबित नकल का उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परसंज्ञान। परसंज्ञान कहलाता है अगर आपको अपने स्वयं के संज्ञान के बारे में पता है कि आपको कितनी समझ है किसी कार्य को करने की और आप अपने कौशलों में कितने दक्ष हैं, तो ये परसंज्ञान का उदाहरण हो जाता है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम करा रहे हैं पेडागोजी और ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स सीटेट में गेन कर पाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।